नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। रामलला की जन्मभूमि पर हम इस समय मौजूद हैं और रामलला के वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी। कितने किरदार में सर आपके बताऊं, वैसे तो हम बातचीत जरा उन बातों की भी करेंगे जो कुछ पिछले एक साल में हुआ है। ट्रिपल तलाक आपने जिस तरीके से वो फैसला लिया था उसको एक साल पूरा हो गया है, लेकिन पहली प्रतिक्रिया मैं आपसे इसी बात पर लेना चाहती हूं कि अब जब भूमि पूजन कुछ दिनों में यहां पर होने वाला है तो रामलला के वकील का दिल क्या कह रहा है? बहुत संतोष है। जब मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद जीत कर निकला, आपके दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में रामलला और हिंदुओं का वकील था, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो मैं देश का कानून मंत्री था तो बहस नहीं कर सकता था। लेकिन वहाँ पर जीतने के बाद मैं भी बहुत भावुक हो गया था, क्योंकि देश में एक प्रकार का वातावरण बना था कि हम लोग हारेंगे। और जितने सबूत उपलब्ध थे तो मेरे से लोग पूछते तो मैं एक ही बात कहता था कि अगर ईश्वर है और न्याय है तो निश्चित जीतेंगे, क्योंकि इतने सबूत थे। और आज मैं श्वेता जी आपके दर्शकों के लिए एक बात आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं, क्योंकि आप रामलला की धरा से मुझसे बात कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 3 बातें कही हैं। नंबर 1, बाबरी मस्जिद बनने के बाद भी 350 वर्षों तक मुस्लिमों के द्वारा ऐसा कोई सबूत नहीं दिया गया कि इस पर उनका एकमात्र अधिकार था, बाबरी मस्जिद के ढांचे पर। दूसरा, बाबरी मस्जिद बनने के बाद भी हिंदुओं का यह विश्वास कभी नहीं डोला कि ये राम जन्मभूमि है और यहां आकर वो राम का नमन करते थे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को विस्तार से एग्जामिन करने के बाद कि बाबरी मस्जिद एक मंदिर की धरातल पर बना है। तो जो बात हम कहते थे सबूत में सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ने कह दिया। अच्छी बात है, देश ने उसको मान लिया। अब आज 5 अगस्त को अगर यहाँ पर सियासत हो रही है कि प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना सांप्रदायिक कहा जा रहा है कई विरोधी पार्टियों द्वारा, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए श्वेता, ये कोई सियासत आज की बात है क्या? ये तो शुरू से कर रहे हैं लोग। याद है ना, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के समय भी कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि सुनवाई अभी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लिएगा चुनाव के बाद। तो ये तो कुछ लोग हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम का एक भव्य राम मंदिर उनके जन्म स्थान पर बनने के लिए शिलान्यास हो रहा है। यह देश के लिए गर्व की बात है, सभी देशवासियों के गर्व की बात है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर संवैधानिक मर्यादाओं के अनुसार भी बन रहा है। कोर्ट का फैसला आया है, सबों को सुनने के बाद आया है। अब तो लोगों को मानना चाहिए। अब कुछ लोग तो विरोध करते हैं तो करने दीजिए, उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। रविशंकर जी, ठीक 1 साल पहले की बात है। मुझे याद है कि मैं आपके घर पर ही उस समय आपके निवास पर आई थी और वो तमाम मुस्लिम महिलाएं वहां पर आई थी जिन्होंने ट्रिपल तलाक का जो फैसला आपने लिया था, जो निर्णय लिया था कि अब नहीं दिया जा सकेगा, ये संवैधानिक नहीं रह गया है, वो सब आई थी आपके पास धन्यवाद कहने के लिए, आपको मिठाई खिलाने के लिए। 1 साल बीत गए, आपको लगता है आंकड़े न्याय कर रहे हैं उस एक फैसले से, क्योंकि उसके बाद भी तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं? देखिए, पहली बात तो अच्छा आप आई थी और आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत ही वो यशस्वी कार्यक्रम किया था। लेकिन अभी आपने राजनीति की बात की, तो ये मुझे बताइए कि दुनिया के 20 इस्लामिक मुल्कों में 3 तलाक को नियंत्रित किया गया, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, मलेशिया हो, इजिप्ट हो, भारत में 70 साल क्यों लगे? और आज मैं आपसे बहुत पीड़ा से कहना चाहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं के साथ कोर्ट के अंदर भी खड़े रहो और कोर्ट के बाहर भी। कितना विरोध हुआ था, याद है आपको ना? और जब मैं इसका शोध कर रहा था श्वेता, तो मेरे लिए भी एक पीड़ादायक एहसास था कि रोटी जली हुई बन गई तो 3 तलाक, पत्नी लेट से उठी तो 3 तलाक,
और एक तो आईटी प्रोफेशनल ने मुझसे संपर्क किया, उसके पति ने गल्फ कंट्री से उसको व्हाट्सएप से दे दिया 3 तलाक, क्योंकि उसको तीसरी बेटी पैदा हुई थी। ये क्यों होना चाहिए? भारत ऐसे देश को 70 साल क्यों लगे? हाँ, आज है, कानून क्या है इस बात को आप जान लें आपके दर्शक। 3 तलाक तलाके बिद्दत दोगे तो जेल जाओगे। बेल तभी होगी जब पत्नी की सुनवाई होगी और उसको सब्सिस्टेंस देना पड़ेगा, और एफआईआर वही करेंगे या तो पीड़िता पत्नी या उसके रक्त के संबंधी भाई बहन माता पिता, और समझौता हो सकता है अगर पत्नी को सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है। अभी जो पूरा माइनॉरिटी कमीशन और अल्पसंख्यक विभाग ने इसके बारे में तहकीकात की है, वक्फ बोर्ड से पूछा है, बाकी से पूछा है, संख्या में बहुत कमी आई है, डर भी पैदा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, उस समय इस भी मुल्क की खवातीन हमारी उस समय भी ये बात हुई थी कि एक अधिकार जो कानून आना एक बात है और कानून को किस तरीके से लागू किया जाए, उस पर अमल कैसे किया जाए, वो एक दूसरी बात हो जाती है। बड़ी अच्छी चीज है कि आप लोग ये भी सोच रहे हैं कि कैसे मुस्लिम महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए, उनकी आजादी के लिए एक दिवस के तौर पर मनाया जाए इस तिथि को। लेकिन आपको लग रहा है कि जिस तरह से कानून जितना कड़ा आपने लाने का प्रयास किया, वो उस तरीके से वो अमल में लाया जा रहा है, या फिर कुछ खामियां आपको लग रही हैं अभी भी उस प्रोसेस में? देखिए, संख्या कम हुई है। कल मैं एक कार्यक्रम में था, मुख्तार अब्बास नकवी के साथ स्मृति जी भी थी, बहुत मुस्लिम महिलाएं आई थी दिल्ली में भी, और मैंने देश भर में उनसे वर्चुअली बात की। तो देश दुनिया भारत में एक आशा जगी है, और कुछ लोग जो 3 तलाक दिलवाने का धंधा करते थे उनके अंदर भी खौफ आया है। तो कमी इसलिए भी आई है, लोग समझते नहीं गलती हो रही है, तो कॉम्प्रोमाइज की संख्या भी बढ़ी है। ये अच्छी बात है। मैं कभी नहीं कहूँगा सब ठीक हो गया है, लेकिन जिस धड़ल्ले से 3 तलाक दिया जाया करता था, तो अब देने वालों के मन में एक खौफ है कि कानून है, हम जेल जा सकते हैं। और खवातीनों को, पत्नियों को यह अधिकार मिला है कि अगर ये जबरन 3 तलाक देंगे, क्योंकि 3 तलाक का मतलब क्या है? शादी खत्म, जाओ सड़क पर घर से निकल जाओ। और देखिए श्वेता, एक बात का ध्यान रखिए, 3 तलाक की सबसे अधिक पीड़ित महिलाएं गरीब मुस्लिम बेटियां थी, बहुएं थी, याद है ना आपको? बाकी भी थी, आपको पता ही है, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी करते थे, ये अधिकांश संख्या उनकी थी। और आज जब 1 साल हुआ है, तो मैं आपसे एक बात कहूंगा। एक दिन 2 मुस्लिम महिलाएं मुझसे मिलने आई थी मेरे कानून मंत्रालय में। उसने एक ही बात कही, रविशंकर जी, हमारी ईद भी आज है, हमारा 15 अगस्त भी आज है। तो ये इस कानून की अपेक्षा थी। मुझे इस बात का बहुत सुकून है कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर कानून मंत्री के रूप में मुझे इस विषय को लेने का अवसर मिला। और मैंने एक बात कही थी, कुछ लोग क्या कहते थे कि छोड़ दो, जजमेंट हो गया, तो क्या उनको बिलखना छोड़ दें, रोते हुए छोड़ दें? मैंने एक बार संसद में कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी सरकार का कानून मंत्री हूं, राजीव गांधी सरकार का नहीं हूं। हमारी सरकार उनको न्याय दिलाएगी। तो आज 1 साल के बाद ये लगता है कि थोड़ी सी इसमें राहत की सांस वो ले पाई हैं, सुकून की सांस वो ले पाई हैं। और जागृति करनी पड़ेगी, हम लोग मिलकर काम करेंगे, आपको काम करना पड़ेगा, सबों को मिलकर काम करना पड़ेगा। इतनी सारी चीजें इस 1 साल में हो गई हैं कि विश्वास नहीं होता है कि सिर्फ 1 साल का समय बीता है। खैर, सरकार का तो 1 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी देखिए ना, ट्रिपल तलाक की बात हम कर रहे हैं, इसके बाद 5 अगस्त को धारा 370 की बात आ जाएगी, और उसके बाद तो ये जो कोरोना का समय शुरू हुआ है। आप जब आज पीछे मुड़कर देख रहे हैं, तो आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ राम जन्मभूमि पर रामलला के मंदिर के लिए भूमि पूजन होना है। आप ये भी देख रहे हैं कि जो 3 तलाक है उसे लेकर 1 साल का समय जो है वो पूरा हो चुका है। 370 हटाए 1 साल पूरा होने वाला है, और जिस तरह की खून की नदियों की बात की जाती थी, वैसा कुछ वहां पर नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मैं आर्टिकल 370 पे कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, अब वो अतीत की बात हो गई। जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, लद्दाख अलग है, दोनों यूटी हैं, और कश्मीर को आपने बहुत देखा है। और आज मैं आपसे क्षमा मांगते हुए आपके चैनल पर आपकी प्रशंसा करूंगा कि जिस तरह से आपने कश्मीर में वहां के नौजवान बच्चे सेना में, पुलिस में, सीआरपीएफ में
बीएसएफ में भर्ती हो रहे हैं और आपने उनके भर्ती के मार्चिंग आउट परेड पर उनके माता पिता के चेहरे पर जो खुशी दिखाई थी, वही है नया कश्मीर। मैं खुद गया हूं। आज जो वहां विकास की बात चल रही है, जो आतंकवादी सरहद के पार से आते हैं उनके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई हो रही है, चलने दीजिए। लेकिन वहां के आम कश्मीरी अब विश्वास के साथ विकास की धारा में आना चाहते हैं और आ रहे हैं, और उनके पूरे विकास का काम खूब किया जाएगा। आप देख रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो पूंजी निवेश हो, चाहे वो बाकी कश्मीर के विकास की बात हो, लद्दाख के विकास की बात हो, जम्मू के विकास की बात हो, ये काम चल रहा है। नहीं रविशंकर जी, चूंकि आपने लद्दाख की बात कर ही ली और वहां पर ईस्टर्न लद्दाख पर जिस तरीके से लगातार चीन के साथ हमारा टकराव चल रहा है, उसके बीच आपकी ही तरफ से वो पहला फैसला आया था कि 59 चीनी ऐप्स को हम बैन कर देंगे। उन ऐप्स को बैन करने के लिए क्या भारत तैयार है? ऐप्स को बैन करना तो एक चीज है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान खड़ा है इस समय कि हम चीन के सभी चीजों का बहिष्कार करना चाहते हैं, लेकिन क्या भारत तैयार है उन चीजों के लिए? क्या हमारे पास अपने उस तरह के ऐप्स हैं? ये भी बातें हुई थी कि हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन कब तक, क्या समय सीमा आप देख रहे हैं? हिंदुस्तान कितना स्वावलंबी, कितना आत्मनिर्भर है? देखिए, पहले आपको मैं आत्मनिर्भर भारत की दो तस्वीर दिखाना चाहता हूं। पहली बात है कि जो आपने बात की बैन की बात, मैं किसी देश का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जो एक बात मैंने कही थी कि भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा और भारत की एकता, अखंडता और देश के लोगों के निजता के अधिकार के लिए, प्राइवेसी के लिए, सर्वेलेंस को रोकने के लिए हमने निर्णय किया था और इस पर हम बहुत सख्त हैं। अब उसके बाद कार्रवाई चल रही है, आप देख लीजिए। अब उनकी सुनवाई हो रही है, स्पष्टीकरण दे रहे हैं, कानून की विहित प्रक्रिया के अंतर्गत उनकी कार्रवाई होगी। लेकिन आपसे मैं इतना ही कहूंगा कि भारत के इस निर्णय की दुनिया भर में सराहना हुई है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपसे मैं कहना चाहता हूं। आपने बहुत सही कहा कि भारत में क्या करना है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक मेड इन इंडिया ऐप लॉन्च करने की अपील की देश से, और आज मैं आपको एग्जैक्ट नंबर देना चाहता हूं। 6,940 लोगों ने अप्लाई किया है। इसमें कौन लोग हैं? 3,939 इंडिविजुअल हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, बाकी है, और 3,001 संगठन, ऑर्गेनाइजेशन है। उनने बिजनेस के लिए ऐप, हेल्थ वेलनेस के लिए ऐप, ई लर्निंग के लिए ऐप, सोशल नेटवर्किंग, गेम्स, न्यूज, इंटरटेनमेंट, अदर्स, सबों के लिए ऐप बनाकर पेश किया है कि ये हमारे ऐप हैं, ये मेड इन इंडिया ऐप है। तो आज जब उनकी समीक्षा चल रही है, समीक्षा करने के बाद हम इनको और इनकरेज करेंगे। आपने चूंकि मेक इन इंडिया की बात की, तो एक बात मैंने आज ही मीडिया से शेयर की है। आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया है। लगभग 25% हर साल बढ़ोतरी होती है, और आपका स्टूडियो नोएडा में है, तो दुनिया में, भारत में 2 से 260 प्लस मोबाइल फैक्ट्रियां आ गई हैं, और आपके नोएडा के नोएडा में बहुत आई हैं, लगभग 90 से अधिक। तो इससे लाभ लेते हुए हमने एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ये जो फैक्ट्रीज हैं, ये असेंबल करने के लिए हैं या प्रोडक्शन के लिए हैं? दोनों। हमेशा जान लीजिए कि पहले असेंबल होता है, फिर प्रोडक्शन होता है। और आज भारत में एप्पल फोन भी बनता है, लेकिन हमारे जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में दुनिया की 5 बड़ी कंपनियां और भारत की 5 बड़ी कंपनियों ने आवेदन दिया है, श्वेता, तो मुझे आपके दर्शकों को बताते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने कहा है कि भारत में आने वाले 5 वर्षों में वो 11.5 लाख करोड़ का मोबाइल और कंपोनेंट बनाएंगे और लगभग 7 लाख करोड़ को एक्सपोर्ट करेंगे और 3 लाख लोगों को डायरेक्ट नौकरी देंगे और 9 लाख लोगों को इनडायरेक्ट नौकरी देंगे। यह है आत्मनिर्भर भारत, यह है मेड इन इंडिया कि कोरोना के समय में भी दुनिया भारत की ओर देख रही है। यह हमारे नेता की क्षमता है और जो भारत के प्रति दुनिया में आस्था, श्रद्धा और विश्वास है, ये उसी का परिचायक है। और आपको मैं वादा करता हूं कि ये शुरुआत है, आगे और बहुत कुछ करेंगे और भारत को दुनिया का एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे।
जी, चूंकि रविशंकर जी कोरोना की वजह से वाकई नौकरियों की बहुत कमी हुई है, बहुत क्षति हुई है, लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, आपको भी ये चीजें मालूम होंगी। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जितनी कंपनियों के भारत आने की या जितनी नौकरियों के जनरेट होने की, आपको लगता है कि कितने दिन लग जाएंगे स्टेबलाइज करने? पूरी दुनिया को ये मुश्किलें हो रही हैं, हमें एहसास है, लेकिन आज की तारीख में जब आप सामने देखते हैं और प्रत्यक्ष देखते हैं लोगों को कि वाकई उन्हें किसी को सैलरी में कटौती, किसी को जॉब में कटौती, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, कब तक संभल पाएगा हिंदुस्तान इन चीजों से? देखिए, आपने बहुत कहा, मैं स्वयं आशंकित था कि ये जो हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में लोगों से आवेदन मांगा है तो कितने लोग आते हैं, लेकिन जितने उत्साह से दुनिया की बड़ी कंपनियां जो एप्पल का फोन बनाती हैं, जो सैमसंग बनाते हैं, आपको मालूम है सैमसंग एप्पल दुनिया के 60% मोबाइल रेवेन्यू को कंट्रोल करते हैं, और उनको जो बनाने वाली कंपनियां ताइवान की हैं, चाहे फॉक्सकॉन है या विस्ट्रॉन है या पेगाट्रॉन है, ये सब हिंदुस्तान में इस स्कीम के अंतर्गत आ गई। और जो भारत की कंपनियां हैं, लावा है या माइक्रोमैक्स है, ये सब तो ग्लोबल चैंपियन और नेशनल चैंपियन। ये आज जो विषय मैंने आपको बताया, जिसका मैंने प्रेस किया था, अगर देश में कंपनियां कोरोना के समय आने वाले 5 वर्षों में 11.5 लाख करोड़ का मोबाइल बनाने, कंपोनेंट बनाने और 7 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करने की हिम्मत रखती हैं और 9 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरी की बात करती हैं, तो इसका मतलब है भारत के प्रति उनका विश्वास है। और इसी आधार पर मैं कहता हूं, कोरोना जैसे ही कम होगा, हम भारत की अर्थव्यवस्था को जरूर संभाल लेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। एक बार फिर मैं आपको वापस अयोध्या की भूमि पर लाती हूँ, चूंकि बातचीत तमाम मुद्दों पर, जैसे मैं कहती हूँ कि आपके किरदार इतने सारे हैं कि सवाल उतने कोण के हो ही जाते हैं, लेकिन अयोध्या की इस भूमि पर बहुत सारी चीजों को लेकर आज भी सियासत चल रही है। पहला तो मैंने आपसे जवाब पूछा कि प्रधानमंत्री के यहाँ आने को सांप्रदायिक कहा जा रहा है, उस पर आपने जवाब दिया। इसके साथ ही और भी कई सारी चीजें कही जा रही हैं, मसलन ये कि जिन लोगों को यहाँ आना चाहिए था उन्हें यहाँ पर आने का न्योता ही नहीं दिया गया, जो प्रमुख तौर पर मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे थे उन सबको न्योता यहाँ पर नहीं मिला था। और ये भी मैं जानना चाहती हूँ, क्या आप भी आने वाले हैं या नहीं? देखिए, मैं एक बात पहले कहूंगा कि कौन आएगा नहीं आएगा, ये जो मंदिर निर्माण समिति का ट्रस्ट है वो तय करेंगे, और उनको तय करना भी चाहिए। वो अवश्य संबंधित लोग को बुलाएंगे। कोरोना की सीमा है, आप समझती हैं। क्या समझती हैं कि मेरे आने की इच्छा नहीं थी क्या? लेकिन मैंने स्वयं निर्णय किया है, हम लोग सारे मंत्री नहीं जाएंगे, क्योंकि कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, अधिक कम से कम 200 लोग ही रहेंगे, ये तो हमें समझना ही पड़ेगा। अतः रामलल्ला के दर्शन की, ये भी कहा गया कि बाकी राजनीतिक पार्टियों को भी इनविटेशन मिलना चाहिए था। शिलान्यास, अब ऐसा है कि अब ये सब तो आप छोड़ दीजिए, जो ट्रस्ट है वो तय करेगा, मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन ये अच्छा लग रहा है कि रामलल्ला के आंदोलन और रामलल्ला के मंदिर का विरोध करने वाले आज श्वेता जी निमंत्रण की अपेक्षा कर रहे हैं। तो राम तो मर्यादा पुरुष है, मैं आग्रह करूंगा आकर के दर्शन करें, कोई दिक्कत नहीं हमें लगती है, क्योंकि अभी कोरोना का समय है तो कम लोग को स्वयं भी आना चाहिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अभी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्रभु राम सबके हैं श्वेता, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर पूरी मर्यादा के साथ बन रहा है। न्यायालय की प्रतीक्षा की गई, संविधान के बेंच ने 5 बेंच ने फैसला किया। तो अब मैं आग्रह करूंगा कि आप लोगों ने बहुत विरोध किया, अब थोड़ा शांत रहिए और शांति से प्रभु राम का भजन करते हुए 5 तारीख को उनका आराधना करें। और मुझे भी अच्छा लग रहा है, आपसे मैं बातचीत कर रहा हूं तो आपके पीछे भी तो भजन बज ही रहा है, ओम जय जगदीश हरे, तो उसके भाव में हम सभी भी प्रभावित हो रहे हैं, अच्छी बात है। लोग ये भी कहते हैं कि मोदी सरकार के जितने सारे मुद्दे थे वो खत्म होते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। धारा 370 अब वो मुद्दा नहीं रह गया, ट्रिपल तलाक की बात जिससे हमने शुरुआत की थी वो एक मुद्दा नहीं रह गया। अब राम मंदिर का निर्माण क्या अगले चुनाव की टाइमिंग के हिसाब से एडजस्ट करके तो नहीं किया जाएगा? देखिए,
राम जन्मभूमि बनाने का आंदोलन बीजेपी ने 89 से शुरू किया था, पालनपुर में फैसला करने के बाद। आज 2020 है। कितने साल हो गए श्वेता? 31 साल। इस 31 साल में कितने चुनाव आए लोकसभा के, कितने चुनाव आए विधानसभा के? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, अच्छा काम की, चली भी गई। मनमोहन सिंह की सरकार आई, देश में क्या हुआ आपने भी देखा, वो भी चली गई। आज जनता ने मोदी जी की सरकार बनाई है, देश का विकास हो रहा है, देश में आत्मसम्मान जगा है, दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। और आज 2020 का भारत है, 1962 का भारत नहीं है। ये देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है। तो अपना हमें काम करने दीजिए। राम मंदिर को चुनाव से मत जोड़िए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का एक भव्य मंदिर बने, ये तो अपेक्षा कई सैकड़ों साल से है। आज देखिए वो सपना सही होने जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि अयोध्या दुनिया की एक बहुत ही प्रामाणिक, जिसे कहते हैं, तीर्थ बनेगा, जिसमें भारत के भारतीय, दुनिया के भारतीय और अन्य आस्था के भी सभी लोग आएंगे। और प्रभु राम तो सबके हैं, उस मर्यादा का पालन करते उस भव्य मंदिर का एक हम आगाज करें। मेरी तो आपसे यही अपील होगी। रविशंकर जी, बातचीत को खत्म करते हुए मैं, चूंकि आप पटना से ही सांसद हैं, पटना के रहने वाले हैं, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को लेकर बहुत सारे लोग बहुत आहत हैं कि क्यों नहीं उसका पूरा सच सामने निकल कर आ रहा है। क्या आपकी तरफ से भी प्रयास हो रहे हैं? आपकी क्या चाहत है? देखिए, आपने सही कहा। सुशांत मेरे शहर पटना का है, जो आपका भी शहर है। मैं तो उसके दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर उसके घर भी गया था, उसके पिताजी से मिला, उसकी बहनों से मिला, उनके दिल का दर्द देखा। और सुशांत सिंह राजपूत से मेरी एक मुलाकात हमेशा याद रहेगी कि जब पिछले साल हम लोग शपथ ले रहे थे तो राष्ट्रपति भवन में कई फिल्म स्टार आए हुए थे, उसमें सुशांत भी थे। वो मेरी तरफ आए, मुझे नमस्ते किया। हमने कहा तुम पटना के हो? तो कहा जी सर। कहा मुझे पहचानते हो? कहा सर मैं आपको देखता हूँ टीवी पर। हमने कहा पटना में कहाँ रहते हो परिवार? कहा सर राजीव नगर में। ये मेरी उससे अच्छी छोटी प्यारी सी मुलाकात याद है। और फिर मैं घर गया। इतना प्रभावी प्रतिभा संपन्न कलाकार इतने संदेहास्पद परिस्थितियों में दुनिया से चला गया, इसकी पीड़ा श्वेता मुझे है। कोई भी जायज दुख होता है, वो तो मेरे शहर का था। उसके पिता का दर्द, उसकी माँ का दर्द, उसके क्षमा करे बहन का दर्द, उसके बहनोई का दर्द, सबने मुझसे चर्चा भी की है। कानून मंत्री के रूप में मेरी सीमा है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मैं एक ही बात कहूंगा, मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के सारे मामले की ईमानदार जांच होनी चाहिए। और ये जांच बिल्कुल ईमानदारी से होनी चाहिए और जल्द होनी चाहिए। ये हमारी अपेक्षा हो, ताकि सच का सच सामने आए कि वो इतना ओजस्वी प्रतिभा संपन्न कलाकार जो कितनी ऊंचाई प्राप्त करता, वो हमारे बीच से क्यों जुदा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए रविशंकर जी। रविशंकर प्रसाद हमसे बातचीत कर रहे थे हर एक मुद्दे पर। उनकी राय, चाहे राम जन्मभूमि में जिस तरीके से यहाँ पर भूमि पूजन होना है, प्रधानमंत्री के आने को लेकर जो विवाद छिड़ा है, हर एक चीज पर उनकी राय। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।